हेलो। अब एसएससी जीडी के पेपर में जो जीएस के सवाल आ रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट उन्हीं पर आधारित है। अगर आप एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखो क्योंकि आखिरी 5 प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें हम टोटल 20 प्रश्न लेते हैं और उसके जितने भी डायमेंशन बनते हैं जो कि आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, और उसके जो संबंधित कंसेप्ट है सभी को हम क्या करते हैं क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किस शहर में होता है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करते चलिएगा, हम थोड़ा सा बीच बीच में क्या करेंगे, टाइम दे दिया करेंगे। और अगर हम टाइम नहीं देते हैं तो आपका काम ये है कि पॉज करके आप कमेंट करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक, इससे आपको पता ये चलेगा। और लास्ट में ये भी कमेंट करना है कि आपको 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक, अगर आपका 15 प्लस है तो ऐसा मान के चलिए कि आपका जीएस ठीक है, और 50 से कम है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, तो पहला प्रश्न था कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण किस शहर में शुरू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है मुंबई। सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस शहर में किया गया था? तो रेडियो का प्रसारण जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। ठीक, कब किया गया था? तो 1927 में प्रसारित किया गया था। इसको किसके द्वारा था? कोई निजी क्लब था। ठीक है, निजी संस्था द्वारा कोई भी सरकारी प्रयास नहीं किया गया था, और यह एक प्रकार का आकाशवाणी था। ठीक, और यह सूचना प्रसार का एक माध्यम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपको कमेंट ही करना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। ठीक, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ठीक, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो इसका जो सही जवाब है, आप कमेंट कर लीजिए पहले। इसका जो सही जवाब है अनुच्छेद 368 है। सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 जो है सबसे लंबा अनुच्छेद है, सबसे लंबा अनुच्छेद है। ठीक है, अच्छा, जो संविधान का 368 अनुच्छेद है किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किससे? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के अगर हम अंग की बात करें, अगर हम संसद के अंग की बात करते हैं, संसद के अंग की बात करते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, तीसरा राष्ट्रपति होता है। अंग की बात करना है। ठीक है, संसद में कितने सभा होते हैं? तो संसद में दो सभा होते हैं। संसद में कितने सभा होते हैं? दो सभा होते हैं। कौन कौन? तो एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। एक तो लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा को निम्न सभा भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ये संसदीय शक्ति है। ठीक है, किसके पास संशोधन करने की शक्ति है? तो संसद के पास है। विशेष बहुमत के आधार पर कुछ संविधान संशोधन किए जाते हैं, और ये किस प्रकार का ढांचा बताता है इससे? तो यह संघीय ढांचा बताता है। किस प्रकार का ढांचा बताता है? तो संघीय ढांचा बताते हैं। ठीक है, हम अगला प्रश्न लेते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, या फिर ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। सॉरी, इसका जो सही जवाब है आप कमेंट कर लीजिए पहले। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। जो सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला सीएम थी, भारत की प्रथम महिला सीएम थी, और किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, और अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनती है। ठीक है, 1925 में बनती है। ओके, और ये पहली महिला राज्यपाल थी। यही क्या थी? पहली महिला राज्यपाल थी। और ब्रोकन विंग्स नहीं, ब्रोकन विंग्स नहीं, आई थिंक यह किस राज्य से थी? तो उत्तर प्रदेश से थी, और एक प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी थी। जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये एक कवयित्री भी थी, और नेतृत्व करने का इनके पास अदम्य साहस था। ठीक है, नेतृत्व करने का क्या था? इनके पास अदम्य साहस था। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। क्या भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है कौन? प्रतिभा पाटिल। ठीक, अगर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक, भारत की प्रथम महिला राजदूत की बात करें, भारत के प्रथम महिला अगर हम राजदूत की बात करें, प्रथम महिला राजदूत की बात करें तो कौन थी?
भारत की प्रथम महिला राजदूत वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक, अगर हम सरोजिनी नायडू के कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें, क्या सरोजिनी नायडू की प्रमुख पुस्तक की बात करें तो कौन कौन है? सरोजिनी नायडू की अगर हम कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके बाद है द ब्रोकन विंग्स, अरे यार कहाँ नहीं चल रहा है आज, द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स। और एक और पुस्तक है द बर्ड ऑफ टाइम। क्या? द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम। एक बात ध्यान रखिएगा, जो सरोजिनी नायडू का जो अधिकांश पुस्तक है वो बर्ड से रिलेटेड है। क्या? बर्ड से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर विंग्स की बात कर रहे हैं, या विंग्स मतलब पंख होता है, यहाँ पर वर्ड टाइम की बात किया जा रहा है, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड किया जा रहा है, यानी सोने का पिंजरा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या बर्ड से रिलेटेड हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? ठीक, किस गैस को हंसाने वाला गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन ए सी है SO2, या फिर ऑप्शन डी है NH3। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको आंसर पता होगा तो क्या आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सही जवाब है, हंसाने वाला गैस N2O को कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम NH3 की बात करते हैं, ये अमोनिया होता है। NH3 की बात करते हैं, क्या होता है? ये अमोनिया होता है। उसके बाद CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, किससे ज़्यादा फैलता है? तो जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कुछ हम जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, गोबर हो गया, तो ये जो जलाते हैं उससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03 है, 0.03 है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन है 78%। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये कितना है? तो ये 21% है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है। ठीक, उसके बाद ये हो गया हंसाने वाली गैस। इसका प्रयोग दांत के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, और ये हल्का नासा का काम करता है। क्या? हल्का नासा का काम करता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड किसका काम करता है? तो हल्का नासा का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी है असम। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, असम सही है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उत्पादन होता है? तो असम में। अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में किया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा। किस घाटी में है असम? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हो जाता है, वो कहाँ से होता है? तो चीन से होता है। ठीक है, इसका किस चीज़ में योगदान है? तो निर्यात में योगदान है। कि इतना ज़्यादा हमारे पास चाय होता है कि हम उसको निर्यात करते हैं, यानी अपने देश से दूसरे देश में बेचने का काम करते हैं, बेचते हैं। एक किस प्रकार का फसल है? तब एक प्रकार का बगान फसल है। और इसके लिए किस प्रकार की जलवायु होना चाहिए? तो आर्द्र जलवायु होना चाहिए। ठीक है, आर्द्र जलवायु होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 6 नंबर प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण, अच्छा आप स्पीड देख लीजिएगा, नहीं होगा तो 1.5 कर लीजिएगा, या फिर 2 कर लीजिएगा, इससे सही रहेगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
किस क्षेत्र का, किस भारत का भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। किस भारत का भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के नासिक से निकलती है यह, ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा है। कितनी लंबाई है, तो 25-25 किलोमीटर है, यानी 2000, ऐसे याद रखिएगा, 25-25 किलोमीटर है, ठीक। इसका मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। क्या इसमें मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर हम गोदावरी की लंबाई की बात करें, क्या गोदावरी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं, गोदावरी की लंबाई कितना है, तो 1365 मीटर है, सॉरी 1465 मीटर है। कितना है, तो 1465 मीटर है, ओके। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें, तो जो सहायक नदियाँ है, एक तो बाएं से मिलती है और दूसरा दाएं से मिलती है। अगर हम सहायक नदियाँ की बात करें, अच्छा, ये कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं, इधर से जो नदियाँ मिलती है, इधर से जो नदियाँ मिलती है उसको हम दाहिनी ओर से कहते हैं, और इस साइड से जो मिलती है उसको बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ कहते हैं। ऊपर से बाएं होता है, ठीक है, नीचे से दाएं होता है, ठीक। तो अगर हम दाहिने से यानी नीचे से मिलने वाली नदियों की बात करें, तो ये दरना है, प्रवरा है। कौन है, दरना है, प्रवरा है, मांजरा है और मनेर है, ठीक। अगर हम बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, सहायक नदियों से भी आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाणगंगा है, कौन है, बाणगंगा है, ठीक है। प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ है, तो गोदावरी की है। प्राणहिता किसकी सहायक नदियाँ है, तो गोदावरी की है, प्राणहिता है, ठीक। इंद्रावती है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, प्राणहिता हो गई, इंद्रावती हो गई। उसके बाद सबरी, ठीक है। ओवरऑल ये सभी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। ओवरऑल क्या है, ये सभी सहायक नदियाँ ही हैं। लेकिन बाएं दाएं से हम स्पष्ट कर दिए कि अगर ज़्यादा डीप में भी पूछता है तो आप उसको आसानी से जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है, ये बाणगंगा, सबरी, ठीक है, प्रवरा, ठीक है, मंजरा, इतना को डेफिनेटली आप याद रखिएगा कि यह किसकी सहायक नदियाँ है, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदियाँ है, ब्रह्मपुत्र की। लंबाई कितना है, टोटल 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और अगर हम हो गया इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, किस किस राज्य से बहती है, तो एक तो महाराष्ट्र हो गया, दूसरा तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी यानी यनम से होकर गुजरती है, ठीक है, पांडिचेरी यानी यनम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। संयुक्त सत्र की बात हो रहा है, ठीक है, संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो संयुक्त सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। संयुक्त सत्र बुलाने का काम कौन करता है, तो संयुक्त सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, तो 108 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, ठीक है। लेकिन इसकी अध्यक्षता, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर ये नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, ठीक। ये आखिर संयुक्त सत्र का आयोजन क्यों किया जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को एक साथ क्यों बैठाया जाता है, क्योंकि जब गतिरोध हो जाता है ना, गतिरोध करने का मतलब है, मान लीजिए कोई बिल जरूरी है, कोई नया कानून पास कराना जरूरी है, लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है। अभी राष्ट्रपति तो दूर है, कोई भी विधि तब बनता है, यानी कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इन दोनों सभाओं से होकर गुजरना होगा, ठीक है। पहले दोनों सभा से जब तक पास नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में पास नहीं हुआ है, ठीक है, और पास कराना जरूरी है। आई रिटर्न कर दे उस बिल को रिटर्न कर देते, फिर भेजेगा, आई मान लो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस समय अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर ये दोनों आदमी मिलकर क्या करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा
एक साथ मिलकर उस पर चर्चा करते हैं और मनाने का प्रयास करते हैं, उसको पास कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक इसमें किस प्रकार की शक्ति है, तो संसद की शक्ति है। और संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है, तो ये राष्ट्रपति ही बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है। अभी कौन राष्ट्रपति है, 15वें राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है, सीपी राधाकृष्णन है अभी 15वें उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, राधा कृष्ण, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राधा कृष्ण है अभी। ठीक है, राधा कृष्ण। ठीक, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, किस विटामिन के कारण से रतौंधी होता है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, या फिर ऑप्शन डी है विटामिन ए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, यानी विटामिन ए के कारण रतौंधी होता था। रतौंधी या फिर जीरोप्लाइथेमिया भी दे दें तो ध्यान रखिएगा, यही होता है जीरोप्लाइथेमिया। जीरोप्लाइथेमिया भी किसके कारण होता है, तो विटामिन के कमी के कारण नहीं होता। जीरोप्लाइथेमिया भी किसके कारण होता है, तो विटामिन के कमी के कारण नहीं होता। ठीक है, इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। और ये किसके लिए ज़रूरी है, तो आंखों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो गाजर मुख्य स्रोत है। ठीक है, गाजर के साथ साथ आम भी है, गाजर के साथ साथ आम भी है। ठीक है, पपीता भी है। और यह दृष्टि को सही रखने में काम करता है, इसीलिए गाजर का जब भी सीजन है तो आप लोग गाजर प्लीज़ खाया कीजिए। ठीक है, क्योंकि यह आंखों के लिए सही होता है। क्या होता है, यह आंखों के लिए सही होता है। उसके बाद ये विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, इसके अलावा दूध, दही और मांस से भी मिल जाता है। उसके बाद अगर हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन B1 की कमी से कौन होता है, तो बेरी बेरी होता है। क्या होता है, बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है। इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। अगर हम विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करें, अगर हम विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसको आप कमेंट करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जब रोग होता है, इसका भी जब रोग होता है तो इसमें घाव को भरने में ज़्यादा समय लगता है, या फिर दांत से खून आना शुरू हो जाता है, जिसको पायरिया भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पायरिया भी बोलते हैं। ओके, तो अभी हमने ये पढ़ा कि विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगर हम B1 की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है। अगर B2 की बात करें, B2 की तो बाद में बात करेंगे। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक, अगर हम विटामिन डी की बात करें, तो इसका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्शियम से याद रखिए आप, कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद ये विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है, तो विटामिन ए का टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का क्या, विटामिन ई का हो गया, टोकोफेरॉल हो गया। विटामिन के का क्या होता है, विटामिन के का, तो विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है। रक्त के थाका बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो यही विटामिन के है, विटामिन के है। ठीक है, ये तो हो गया।
अब हम B1 की तो बात कर लिए, B1 थाइमिन होता है, B1 क्या होता है, थाइमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, B3 निकोटिनिमाइड होता है, निकोटिनिमाइड होता है, B5 क्या होता है, पैंटोथेनिक अम्ल होता है, B5 को क्या बोलते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं, B6 को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिन बोलते हैं। B7 को बायोटीन बोलते हैं, B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है, B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है, B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है। और B11 का क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है, जो इंपॉर्टेंट है बी में, तो बी का तो बहुत सारा होता है, लगभग 12 होता है। तो B11 का क्या होता है, तो फोलिक अम्ल होता है, क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है। B11 का क्या होता है, तो फोलिक अम्ल होता है, B11 का क्या होता है, फोलिक अम्ल होता है। B12 की बात करें, B12 की बात करते क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है। B12 की क्या होता है, साइनोकोबालेमिन होता है, साइनोकोबालेमिन होता है, ठीक है, साइनोकोबालेमिन होता है। B12 को क्या होता है, तो साइनोकोबालेनिन होता है, ठीक है, लेमिन होता है, साइनोकोबालेमिन होता है, ठीक, साइनोकोबालेमिन होता है, साइनोकोबालेमिन होता है B12 का, ठीक है। जो जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन है, तो बी और सी है, बी सी। जो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी है। और वसा में कौन कौन विटामिन घुलनशील है, तो कीड़ा, KED है, कीड़ा है, ठीक है, KED है, ठीक है, KED है। और विटामिन की खोज किसने किया था, आपको कमेंट करके बताना, ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया था, तो कमेंट करके बताना। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अब इन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कमेंट कर सकते हैं आप पॉज करके, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। क्या शुरू में 12 थी, नहीं थी, शुरू में कितना थी, तो 8 थी, शुरू में कितना थी, 8 थी। तो 4 को किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 4 को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 368 अनुच्छेद में है, और ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है, क्या है, सबसे बड़ा अनुच्छेद है ये। इसमें संशोधन करने की जो शक्ति है, प्रावधान है, किस देश से लिया गया है, तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और ये संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद कर सकते हैं, संसद कर सकते हैं। और संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो अगर हम अनुसूची की बात करें, तो टोटल अभी कितने अनुसूची है, 12 है। एक नंबर में क्या है, अगर हम अनुसूची की बात करें, 1 नंबर में अनुसूची में मुख्य रूप से क्या है, तो भारत और इसके राज्य संघ है। 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में है वेतन 2, ठीक है, वेतन की चर्चा है। और 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में शपथ ग्रहण है, 3 नंबर में क्या है, तो शपथ ग्रहण है। 4 नंबर में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा किस अनुसूची में है, तो 4 में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन या सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में है, आवंटन, ठीक है, आवंटन। अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें, तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। उसके बाद हम 6 की बात करते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट में छाप दीजिए, पूरा प्रशासन की बात करते हैं। अगर हम अनुसूचित 6 की बात करते हैं, क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो अनुसूचित जन और जनजाति होते हैं उसके स्पेशली प्रशासन से संबंधित है। केवल ये 4 राज्यों पर लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और अभी लद्दाख में जो बहुत सारा विरोध हुआ है, इसी में अनुसूची 6 में शामिल करने के लिए सोनम वांगचुक के नेतृत्व में बहुत बड़ा विरोध हुआ है कि अनुसूची 6 में लद्दाख को शामिल कर लिया जाए, ठीक।
अनुसूची अगर हम 7 की बात करते हैं, अनुसूची 7 में क्या है, तो अनुसूची 7 में समवर्ती सूची की बात है, ठीक है। 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, 7 में शक्तियों का बंटवारा है, 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है, ठीक। इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आदि का ही है। अगर हम अनुसूची 8 की बात करते हैं, तो अनुसूची 8 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो अनुसूची जो 8 है, अनुसूची जो 8 है किससे संबंधित है भाई, तो अनुसूची जो 8 है वो भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। अनुसूची 8 किससे संबंधित है, तो अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है। और अब इन कितने भाषा शामिल है, तो अब इन टोटल 22 भाषा शामिल है, यानी 22 भाषा शामिल है। टोटल कितने भाषा शामिल है, तो 22 भाषा शामिल है, ठीक है। सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सिंधी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगर हम 8 की बात करते हैं, तो 8 में भाषा की चर्चा है, 8 में कितना है, भाषा की चर्चा है। अभिन्न टोटल कितने भाषा है, तो अभिन्न टोटल 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा है। उसके बाद 9 नंबर में बात करें तो इसमें भूमि सुधार को जोड़ा गया। क्या, सबसे पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार को जोड़ा गया, इसको भूमि सुधार को जोड़ा गया, भूमि सुधार को जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद हम अनुसूची 10 की बात करते हैं, ये 9 हो गया। ये 10 की बात करते हैं, तो 10 में दल बदल है, दल बदल है, दल बदल, दल बदल की बात है। 11 की बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। और हम 12 की बात करते हैं, इसमें नगरीय पंचायत की व्यवस्था है। क्या, नगरीय पंचायत की व्यवस्था, नगरीय, ये इसमें हम पंचायती राज बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, नगरीय पंचायत की व्यवस्था है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है, इसका 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। और नगरीय में 74वां संविधान संशोधन प्रचलित है। 1992 में ये आया था, ये 1993 में आया था। और सबसे पहला राज्य कौन बना है जिसमें पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, तो वो राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का नंबर 1 स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ओके, ये रहे अनुसूची का हम लोग बैंड बजा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन है पोखरण में, चंद्रपुर में, कल्पकन में या तारापुर में। परमाणु परीक्षण का बात किया जा रहा है, क्या भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आप कमेंट कीजिए तब तक। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, ठीक। तो इसका जो सही है, पहला परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। इस जो मिशन था इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या, इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस समय भारत देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इनको शुरू में डॉम गर्ल के रूप में भी जाना जाता है, यानी गूंगी गुड़िया, ठीक है। उसके बाद कब होता है, तो 1974 में होता है, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और ये किसके लिए होता है, तो शक्ति के प्रदर्शन के लिए होता है। ये पोखरण किस राज्य में है, तो राजस्थान में। पोखरण किस राज्य में है, तो ये पोखरण राजस्थान में है, ठीक है। ग्यारह नंबर प्रश्न है, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है। क्या, किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइग्रोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है एनीमोमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। वायु दाब की बात हो रहा है, वायु दाब की बात हो रहा है, तो वायु दाब किससे मापा जाता है, इसी से मापा जाता है, ठीक है। यह है बैरोमीटर। क्या है, यह है बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या होता है, जब एक गाना भी है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। यानी जब बुखार लगा रहता है तो वो पता करने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, और एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक कमेंट कीजिए। हाइग्रोमीटर ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है, और एनीमोमीटर से किस चीज़ को मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से जो होता है आर्द्रता मापी जाती है। क्या, आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। और एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, आप कमेंट कीजिए। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है, ठीक। आशा है कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे।
ठीक है। तो मेरा प्रश्न था एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हवा या पवन की गति, हवा या पवन की गति मापा जाता है, हवा या पवन की गति मापा जाता है, ठीक। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है, सूर्य का तापमान मापा जाता है, तापमान। दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक होती है। दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो पारसेक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का इकाई है, तो दूरी का ही इकाई है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जितना प्रकाश के द्वारा दूरी तय किया जाता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यह किसका मात्रा का, तो दूरी का ही मात्रा का। किस चीज़ का, दूरी को किस में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर है, ठीक है। और हम हाइग्रोमीटर हो गया, बैरोमीटर भी हो गया, थर्मामीटर भी हो गया, एनीमोमीटर भी हो गया, हाइग्रोमीटर भी हो गया। एक मेरे ओर से हाइड्रोमीटर, जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर वो किस चीज़ मानता है, तो ये हाइड्रोमीटर देखिए हाइड्रो है, ठीक है। हाइड्रो यानी H2O, हाइड्रोजन से संबंधित है, जल से संबंधित है। यह जल का घनत्व मापता है, ठीक है, जल का घनत्व मापता है। ये हाइग्रो था, ड नहीं था यहाँ पर, ग्रो था, तो ये आर्द्रता मापता है। और जब हाइड्रो होगा तो जल का घनत्व, हाइड्रो किस चीज़ को मापता है, तो जल का घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर किस चीज़ को मापता है, तो जल के घनत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर किस चीज़ को मापता है, तो जल के घनत्व को मापता है, ठीक। आपके लिए एक प्रश्न है कि विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है। विद्युत धारा को मात्रक यानी मापते किससे हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक एमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान की बात करते किलोग्राम होता है, द्रव्यमान की बात करते क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक। 22वां प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्योग का विकास करना था, कि कृषि विकास करना था, कि शिक्षा सुधार करना था, कि रक्षा करना था, क्या था भाई। तो उद्योग का विकास शुरू में काहे के लिए किया जाएगा, शिक्षा में सुधार की बात नहीं थी, रक्षा में भी नहीं था, कृषि का विकास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, कृषि में विकास करना था। क्या था, कृषि में विकास करना था। कब से कब तक चला, 1951 से 56 तक चला। और इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया, कृषि के विकास पर फोकस किया गया, ठीक है। और इसी में आपका बहुत सारे जैसे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, नंगल परियोजना आदि को लाया गया, नंगल परियोजना आदि को लाया गया। इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। इससे आर्थिक विकास हुआ और सिंचाई का क्या किया गया, प्रॉपर व्यवस्था किया गया। गेहूँ किस प्रकार का फसल है, आपको कमेंट करके बताना है कि रबी है कि खरीफ है, ठीक है, रबी है कि खरीफ है। योजना आयोग का गठन कब होता है, तो 15 मार्च 1950 को होता है। क्या, 15 मार्च 1950 को होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, तो 1952 में होता है। और इसका समापन कब हो जाता है योजना आयोग का, तो 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। और इसके स्थान पर कौन सा आया है, तो इसके स्थान पर नीति नामक संस्था आया है, नीति नामक संस्था आया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है, तो नाबार्ड की जो स्थापना होती है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में होती है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में होती है। हरित क्रांति कब आता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आता है। हरित क्रांति कब आता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आता है। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन की बात करते हैं, ठीक है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था किस मॉडल पर था, तो हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद बात करते हैं 13वां प्रश्न, किस मिट्टी के कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस मिट्टी को कपास, तो कौन सी मिट्टी है ये, देखिए तो कौन सा कलर है इसका किस मिट्टी को कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो काली मिट्टी को कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका अन्य नाम एक रेगूर मिट्टी भी है, क्या, रेगूर मिट्टी भी है, ठीक।
भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, दक्कन पठार में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए बहुत ही सही होता है। और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में। कहाँ है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसका विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बनता? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1947 में, या फिर ऑप्शन डी है 1950 में। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि भारत कब सदस्य बनता है, किसका, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन का कब सदस्य बनता है जी। तो इसका जो सही जवाब है 1945 में। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो 1945 में ही क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। ठीक, और ये क्या है, संस्थापक सदस्य में है? तो बिल्कुल ये संस्थापक सदस्य में है। और इसका गठन कब होता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था? तो शांति के प्रयास के लिए, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, अशांति हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो बहुत सारा अशांति फैल गया था। तो उसी को शांति का कब से कब तक चला जी? 1939 से 1945 तक चला। 1939 से 1945 तक चला। प्रथम जो ये था विश्व युद्ध था, कब से कब तक चला? 1914 से 1919 तक चला। ठीक, तो उस समय बहुत अशांति फैल गई थी। तो उसी अशांति को दूर करने के लिए, पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, इसके लिए ये लोग क्या किए कि संयुक्त राष्ट्र सदस्य की स्थापना की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का ये निर्माण करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये गेहूं की बाली है स्वर्णिम रूप में। ठीक, तो किस वर्ष भारत को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया? तो 1945 में बनाया गया। और एक प्रकार का किस प्रकार मंच है? तो वैश्विक मंच है, क्योंकि यहाँ पर सभी विश्व में जितने भी मंच हैं, विश्व में जितने भी देश हैं वे उसमें से मैक्सिमम देश इसमें शामिल हुए हैं। यानी जब भी इसका बैठक बुलाई जाती है तो सभी देश से अलग अलग लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। तो एक प्रकार का एक कैसा मंच हो गया? तो वैश्विक मंच हो गया। कैसा मंच हो गया है? तो यह एक प्रकार का वैश्विक मंच हो गया है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मॉर्निंग में ना बहुत सारा गतिविधियाँ होती है। 15वां प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में होता है? किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में होता है? तो कार बैटरी में नाइट्रिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? कार बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है, हमारे आमाशय के द्वारा इसका स्राव किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक, एसिटिक अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। ठीक है, एक किस प्रकार के रूप में काम करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। किस प्रकार? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, संक्षारक के रूप में काम आता है, और इससे बैटरी शक्ति का संचयन होता है। ठीक है, बैटरी शक्ति का क्या होता है? इससे संचयन होता है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ऑप्शन ए है भाखड़ा, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है हीराकुंड, या फिर ऑप्शन डी है सरदार सरोवर। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात किया जा रहा है तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, और ये किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। ये बांध बनाने का उद्देश्य क्या था? तो बांध बनाने का उद्देश्य जल विद्युत पैदा करना था, यानी जल से भी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करें, ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करें, हीराकुंड नंगल परियोजना की बात करें और सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, तो आपको ये बताना है कि भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना किस किस नदी पर किनारे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम। तब तक के लिए किस आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन जुड़ा? किस आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन जुड़ा? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन, या फिर ऑप्शन डी है भारत छोड़ो। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है। बंगाल का विभाजन कब हो जाता है? तो 1905 में हो जाता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो करजन था। उस समय कौन था? तो करजन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920 में होती है, गांधी जी के द्वारा होती है। और स्थगन मतलब असहयोग आंदोलन को रोक कब दिया जाता है? तो चौरा चौरी कांड के द्वारा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है,
उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब किया जाता है? तो 1930 में किया जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया जाता है? तो 1930 में किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया जाता है? तो 1942 में किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरुआत करना था इसको, और इसमें ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से ही है। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत, करो या मरो का नारा जो गांधी जी थे भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। करो या मरो का नारा गांधी जी, और ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा महत्वपूर्ण जितने भी नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी उन लोगों को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि राजस्थान को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसमें अरुणा आसफ अली का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, क्योंकि वे यह भूमिगत रहते हुए भारतीय आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत ही अच्छा से ये नेतृत्व प्रदान किए। ठीक, इसमें क्या किया गया कि विदेशी का बहिष्कार किया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, और बंगाल को पुनः एक करने की बात की गई। क्या बंगाल पुनः एक होता है? तो बिल्कुल होता है। 1912 में इसका एकीकरण फिर से कर दिया जाता है, यानी ये जो विभाजन है इसको रद्द 1911 में ही कर दिया जाता है, और फिर से 1912 में इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। इसी में रक्षाबंधन, जो बंगाल विभाजन हुआ था तो रक्षाबंधन त्यौहार 1905 से ही शुरू हुआ। इसमें क्या किए, जितने हिंदू थे और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई में राखी बांधने का काम किए। ठीक, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है कि पिट्यूटरी है कि यकृत है कि अग्न्याशय है? ठीक है, मानव शरीर की अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। इससे किस चीज़ का स्राव होता है? तो पित्त का स्राव होता है। ठीक है, यह विषहरण में मदद करता है। ठीक है, और चयापचय क्रिया में क्या करता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यकृत की बात करें, ठीक है, तो इसमें विटामिन और प्रोटीन का संचयन यहीं पे होता है। विटामिन और प्रोटीन का संचयन यहीं पे होता है। ठीक, विटामिन और प्रोटीन का संचयन कहाँ होता है? विटामिन और प्रोटीन का संचयन यहीं पे होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? तो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? तो यह ग्रह का चक्कर लगाने वाले को हम उपग्रह बोलते हैं। ग्रह के चक्कर लगाने वाले को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। तो जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, जैसे जो उपग्रह छोड़ते हैं तो यह क्या होता है? यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किस चीज़ का? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी का कोई क्या प्राकृतिक उपग्रह है? तो बिल्कुल है। कौन है? तो चंद्रमा है ना, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बुध और शुक्र के पास क्या कोई उपग्रह है? तो इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? किस खुशी में? चंद्रयान 3 के सफल होने की खुशी में। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में ही आपातकाल लागू हुआ था, और इसी कारण 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, नया दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसरो द्वारा छोड़ा गया था, और यह अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कहाँ छोड़ा गया था? तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फिगर है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का मानव निर्मित कृत्रिम सैटेलाइट है। ठीक है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो इसके दोनों पार्ट में क्या लगा होते हैं? यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, और इसी में क्या होता है कि सोलर पैनल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होते हैं? इसमें बैटरी भी होता है, चार्ज होते हैं, उसी से अपना काम को संचालित करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। ठीक है, आखिरी प्रश्न की बात करते हैं, किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं ये वायुसेना दिवस। ठीक, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना
दिवस मनाते हैं और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक, ऑपरेशन ट्राइडेंट का संबंध किससे है? तो नौसेना से है। ठीक है, 1971 में युद्ध में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, नौसेना के सम्मान में यह मनाया जाता है और ये सुरक्षा को और उत्कृष्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए हमेशा ये कार्यरत है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और थोड़ा सा भी आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है और हम अगले दिन जल्दी से जल्दी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लाने का प्रयास करते हैं। थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स।